हेलो एवरीवन, दिस यश पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो है 5th नंबर का चैप्टर चल रहा था। 5th नंबर का चैप्टर का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। तो हमने इसमें पदार्थों के पृथक्करण वाला चैप्टर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी कि किस तरह से पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ होती है, वो सारी चीज़ें पढ़ ली है इसमें। तो हमने हस्तचयन विधि पढ़ ली, थ्रेसिंग पढ़ लिया, उसके बाद में आगे आते हैं। फिर उसके बाद में हमने निष्पावन विधि पढ़ ली और चालन विधि पढ़ ली। तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली है। आज जो हम लोग अपना जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन। अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन में क्या क्या फर्क होता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कभी कभी मिश्रण के अवयवों का निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं। तो चावल तथा दाल होती है हमारी, तो उसमें मिट्टी जैसे धूल कण हो सकते हैं। देखो, छानने से कुछ चीज़ें अलग हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे धूल बिल्कुल बारीक बारीक कण होते हैं जो क्या होते हैं, जो हमारे पास जो चावल है या दाल है उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तो उसको किस तरह से पृथक किया जाता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि क्या 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 विधियाँ होती है जिससे उनको पृथक किया जा सकता है। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, चावल तथा दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं। प्राय पकाने से पहले चावल या दाल को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल डालते हैं तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती है। इसमें थोड़ा सा जल मटियाला हो जाता है। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा। अब आपको ये देखना है कि जब आप चावल या दाल में पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा जो, तो उसको पकाने से पहले पानी डाला जाता है। अब पकाने से पहले जो पानी डाला जाता है तो उसमें ये जो हमारे पास, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक गिलास है या कोई भी एक बर्तन है, उसमें यहाँ पे पानी भर दिया है, पानी डाल दिया है और इसमें नीचे चावल बैठे हुए हैं, यहाँ पे चावल डाल दिया है। अब इसमें जब चावल डालोगे तो यहाँ का जो पानी है वो बिल्कुल मटेला हो जाएगा। मटेला का मतलब गंदा हो जाएगा। जो इस पर चावल या हमारे पास दाल है उसमें जो अशुद्धियाँ चिपकी हुई है मिट्टी के रूप में, तो मिट्टी की जो अशुद्धियाँ हैं वो सारी अशुद्धियाँ इस पानी में घुल जाएगी और ये पानी जो है मटेला हो जाएगा, यानी कि मिट्टी नुमा हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बर्तन की तली में कौन डूबेगा। तो अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा। तो बर्तन की तली में धूल या चावल में से कौन डूबेगा। तो यहाँ पे चावल डूबेंगे बर्तन की तली में, क्योंकि चावल जो होते हैं वो भारी होते हैं, तो चावल डूब जाएंगे और धूल या जो मिट्टी के कण होंगे वो पानी में घुल जाएंगे या तली के ऊपर आ जाएंगे। पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर आ जाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है तो मैंने बता दिया है। चावल या हमारे पास दाल होती है वो भारी होती है, तो उसकी वजह से नीचे नीचे जो बर्तन होता है उसमें पहनने में बैठ जाएंगे और जो धूल या मिट्टी के कण होंगे वो पानी में घुल जाएंगे, क्योंकि पानी में घुलनशील होते हैं, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं। इसकी वजह से मटेला पानी हो जाता है। क्या आपने देखा है कि, आगे देखते हैं क्या देखा है आपने। देखो यहाँ से, क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। हाँ बिल्कुल, जल को बाहर गिराया जाता है, क्योंकि जल में जो होता है अशुद्धियाँ घुल जाती है, इसकी वजह से जो जल होता है उसको बाहर गिराया जाता है। और हमारे पास जो जल के अंदर जो हमारे पात्र है उसमें हमारे पास जो खाने युक्त चीज़ें हैं जैसे कि चावल या दाल हुआ वो दोनों बच जाती है। चलो यहाँ से देखो, मिश्रण में जल मिलाने पर बाहरी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। जो मिश्रण में जो हमारे जो जल होता है उसको मिलाने पर जो भारी अवयव के कण कौन कौन से, चावल हुआ एक तो चावल हुआ और एक दाल हुई। तो दाल या चावल जो होता है उसको, हमारे पास जो पात्र होता है उसकी तली में बैठ जाने का प्रक्रम जो होता है उसको बोलते हैं अवसादन। और जो ऊपर रहेगा, यानी कि जो अशुद्धियाँ होती है वो पानी के ऊपर या तली के ऊपर रहेगी या पानी में घुली हुई रहेगी, उसको बोलते हैं निस्तारण। तो दोनों अलग अलग क्रिया होती है। आगे से पढ़ते हैं यहाँ से। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, अवसादित मिश्रण को बिल्कुल भी नहीं हिलाना, तो बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया निस्तारण कहलाती है। तो यहाँ पर जो भारी कण होंगे वो तली में बैठ जाएंगे, तो इस प्रक्रम को बोलते हैं अवसादन। और जो बिना हिलाए जो हमारे पास मिश्रण होता है जिसमें अवसादन बैठा हुआ है उसको बिना हिलाए पानी को बाहर उड़ेल देने की क्रिया कहलाती है निस्तारण। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं। आइए अब हम ऐसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। तो आइए हम ऐसे बहुत सारे मिश्रण है उसका पता लगाएं, कौन कौन से मिश्रण होते हैं जिनको अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है या जा सकता है। तो देखो यहाँ पे देखते हैं, एक गिलास है, यहाँ पे गिलास है, गिलास में कोई मिश्रण है, इसमें पानी का वो मिश्रण और जो भी अपने हमारे पास है मिट्टी धूल के कण और एक कोई भी लिया हुआ है, जैसे चावल ले लिया, दाल का मिश्रण है।
तो उसको पानी में घोल दिया है। तो यहाँ पे देखो तली में जो है, तली में बैठ गया अपने चावल या दाल बैठ गई है, और ऊपर की साइड में जो अशुद्धियाँ हैं उसको इस दूसरे गिलास में निकाल लिया गया है। आगे चलो, आगे देखते हैं यहाँ से। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रणों को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तेल तथा जल होता है वो आपस में घुलनशील नहीं होते, तो ऐसे पदार्थ जो आपस में घुलनशील नहीं होते उनको भी पृथक करने के लिए ये विधि उपयोग में लाई जा सकती है। तो तेल या जल होते हैं वो आपस में घुलनशील नहीं होते। जब जल में तेल डाला जाता है तो जो तेल होता है वो जल की तली के ऊपर बैठ जाता है या ऊपर तैरता रहता है। जो हमारे पास जल है उसके ऊपर वाले हिस्से पर जो तेल बैठा हुआ है उसको हम लोग इस विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं, क्योंकि वह जल में घुलनशील नहीं होगा। चलो यहाँ से देखते हैं। यदि द्रवों के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो वे दो पृथक पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो अवयव ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो मैंने बताया था अभी कि जल और तेल होता है वो आपस में पृथक नहीं होते हैं, तो वो थोड़ी देर बाद में दोनों अलग अलग परत बना लेते हैं, और फिर जो ऊपर बैठ जाता है उसको निस्तारण विधि द्वारा पृथक कर लेते हैं। तेल होता है उसको निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आइए फिर से यहाँ से देखो, आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? निस्तारण निस्तारण विधि अपनाइए। इसके द्वारा इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? अब चाय को छन्नी, देखो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि अगर आपको चाय और चाय का जो मिश्रण है उसमें हमारे पास एक तो चाय की जो लिक्विड होता है वो होता है, और दूसरा होता है हमारे पास उसमें पत्तियां होती चाय की। उसको पृथक करने के लिए अगर हम लोग ये विधि अपनाएंगे निस्तारण विधि, तो निस्तारण विधि में क्या होता है कि जब भी आप चाय को किसी दूसरे पात्र में निकालोगे तो ऊपर वाला जो लिक्विड वो निकल तो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ कुछ पत्तियों के कण रह जाएंगे। तो उसको पृथक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक छन्नी लेनी पड़ेगी। तो छन्नी द्वारा हम लोग उसको छानेंगे, उसके बाद में ये पृथक हो जाएगा। तो इस विधि को क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं। अब इस मिश्रण को छन्नी में डाल दीजिए। क्या क्या सारी चाय की पत्तियां छन्नी में रह जाती? बिल्कुल, जब भी हम चाय छानते हैं तो छन्नी का प्रयोग करते हैं, और चाय की जो सारी पत्तियां हैं वो किस में रह जाती है? छन्नी में रह जाती है। इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं या फिल्टर करना कहते हैं। तो ये जो प्रक्रम होता है वो निस्यंदन कहलाता है, यानी कि छन्नी द्वारा किसी भी हमारे पास जो भी लिक्विड है या मिश्रण है उसको उसमें से दो पदार्थों को अलग अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं निस्यंदन या फिल्टर करना। आगे देखते हैं यहाँ से। अब सोचे तैयार चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्यंदन में से कौन सी विधि अच्छी है? तो निस्तारण विधि अच्छी नहीं होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है छोटी छोटी पत्तियां रह जाएगी, लेकिन निस्यंदन विधि जो होती है वो बिल्कुल बेस्ट होती है, और उसमें छोटी छोटी पत्तियां नहीं रहती है, और जो भी पत्तियां होती है वो छलनी में अपनी जो छन्नी होती है उसमें निकल जाती है। आगे देखते हैं। आइए हम आइए अब हम अपने उपयोग में आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। सभी को क्या हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? हर समय हमें पीने के लिए सुरक्षित जल नहीं मिलता है। कभी कभी कुछ ऐसा जल भी होता है जो गंदा होता है, तो हर समय सुरक्षित जल मिले ऐसा अनिवार्य नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ से। कभी कभी नालों में गंदला जल प्राप्त होता है। तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकित हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। पंकित का मतलब होता है ना अशुद्ध हो सकता है, यानी कि जैसे मडेला जो होता है ना, मतलब एक तरह से उसमें मिट्टी विट्टी मिली होती रहती है, तो ऐसा जल भी हमें हो सकता है कि प्राप्त हो नदियों और तालाबों में। ये विशेषता होता है जब भी आप बरसात आती है, तो बरसात में क्या होता है चारों पूरे गाँव की गलियों में या इधर आसपास की पूरी गलियों में से घूम के आता है पानी, और ऊपर से जैसे पहाड़ों से आ रहा है तो वहाँ पे मिट्टी मिट्टी के कण होंगे, छोटे छोटे पत्थरों के कण होंगे, तो इस तरह से बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं आपस में मिलकर एक पूरा जल में बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं आपस में मिले हुए रहते हैं। तो इस तरह से ये विशेषकर बरसात के टाइम में ऐसा पानी हमें मिलता है। आगे देखते हैं। आइए अब हम ये देखें कि क्या यह पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसे अविलेय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे प्रक्रम भी होते हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं कि कुछ मिट्टियाँ जो अविलेय होती है पानी में उसको या अशुद्धियों को हम पृथक कर सकते हैं। तो कौन कौन से पृथक्करण की कुछ विधियाँ देखते हैं। तो पृथक्करण कौन कौन सी विधियाँ हैं जैसे क्रियाकलाप में पढ़ेंगे, क्रियाकलाप 5 में। तो क्रियाकलाप 5 देखते हैं। तालाब या नदी का पंकित जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास में
एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दे। एक गिलास जल है, उसमें थोड़ी सी आपको मिट्टी मिला देनी है। अगर आपको पंकित जल नहीं मिलता है, पंकिल जल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दो। एक गिलास का जल लो, उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाओ, थोड़ा सा हिलाओ, उसके बाद में ये बिल्कुल पंकिल जल जैसा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल मडेला जल जैसे जैसे जिसमें बहुत सारी मिट्टी या कंकर मिले हुए थे, वैसा जल प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ से। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल को सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा इन परीक्षणों को लीजिए। तो जल को आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर उसके बाद में परीक्षण करना है। परीक्षण करके अब देखना है कि क्या मिलता है हमें जल में। तो आगे देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ से देखो, क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है, ऐसा क्यों हुआ? इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? इस प्रक्रम को हम अवसादन कहेंगे। अगर मान लो कि नीचे जो बैठती है अशुद्धियाँ, उसको उसको अवसादन बोलते हैं। ये प्रक्रम जो होता है अवसादन होता है, जिस प्रक्रम द्वारा प्रत्यय किया जाता है अशुद्धियाँ अगर नीचे बैठ जाती है उस प्रक्रम में, तो उसको बोलते हैं अवसादन। तो आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? अब ये जो प्रक्रम होगा ना उड़ेलने का, वो कहलाएगा निस्तारण। तो वो जो प्रक्रम होगा वो निस्तारण कहलाएगा, और जो पहले जो नीचे तली में बैठ गया था वो अवसादन कहलाता है। आगे देखते हैं। क्या दूसरे गिलास का पानी अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी में ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल का निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं रंध्रों का उपयोग निस्यंदन के रूप में किया जा सकता है। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप भी गिलास में जो पानी है वो पंकिल अथवा भूरे रंग का है, तो यहाँ पे जो पानी होगा वो पंकिल अथवा भूरे रंग का होगा। अब इसका निस्यंदन करते हैं। तो निस्यंदन करने से ऐसा है कि आपको क्या कर लेना है कि जब भी आपके पास पानी जो है गंदा जो पानी बचेगा, लास्ट में जो बच जाएगा गंदा पानी, देखो जब आप इसको अलग करोगे पानी को, जब इसके तली तली वाला हिस्सा अलग कर लोगे और ऊपर वाला जो हिस्सा अलग करोगे, तो वहाँ पे छोटे 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 आपको डस्ट वाले कण रहेंगे, और उसमें क्या होगा, ये भूरे रंग का भी पानी रहेगा। तो उसके बाद में जब इसको आप छलनी से यहाँ पे छलनी से छानने की कोशिश करोगे, तो छलनी से क्या होगा, छानने के बाद भी इसमें जो होगा वो कुछ ना कुछ कण रह जाएंगे। तो इसको अलग करने के लिए हमें एक ऐसा वस्तु की आवश्यकता है जिसके जो रंध्र या छिद्र होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे हों। तो इसमें हम किसका उपयोग करेंगे? कपड़े का उपयोग करेंगे। तो कपड़े का जो टुकड़ा होता है या कपड़ा जो हमारे पास होता है उसके छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं, जिसकी वजह से पानी जो होगा वो आसानी से नीचे निकल जाएगा, और उसके जो डस्ट होगी या जो भी मिट्टी के छोटे छोटे कण होंगे वो पार्टिकल्स ऊपर या उस कपड़े में रह जाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया होगी इसको बोलते हैं निस्यंदक। आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, यदि जल अब भी पंकिल है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं। तो फिल्टर पत्र होता है, एक फिल्टर पत्र आता है, उसमें जब आप पानी को उस फिल्टर पत्र में डालोगे तो ये क्या होता है, पानी पानी नीचे निकल जाएगा और अशुद्धियाँ जो होती है वो ऊपर रह जाएगी। तो उसमें और भी छोटे छोटे रंध्र होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं। तो कपड़े का उपयोग करो, कपड़े में से भी अगर अशुद्धियाँ निकल जाती है तो फिल्टर पत्र का प्रयोग करो, उसमें छोटे छोटे और भी ज़्यादा रंध्र या छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आगे देखते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। फिल्टर, यहाँ से देखो चित्र 5.9 में दिया हुआ है। ये देखो फिल्टर पत्र, यहाँ पे एक फिल्टर पत्र होता है, उसको इस तरह से मोड़ा जाता है, यहाँ पे इस तरह से मोड़ा जाता है, और फिर इसको चार बना लिया जाता है। फिर एक हिस्से को इस तरह से थोड़ा सा होल्ड कर दिया जाता है, फोल्ड कर दिया जाता है। अब फोल्ड करने के बाद में ये इस तरह से कुपीनुमा यानी कि कीपनुमा बन जाता है, और इसको स्टैंड पर लगा देते हैं, और फिर नीचे जो पानी होता है वो बीकर, हमारे पास बीकर जो होता है उसमें ले लेते हैं। तो इस तरह से एक गिलास होता है, नीचे उस गिलास में पानी ले लेते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर फिल्टर पत्र जो होता है उसको शंकु के रूप में मोड़ लिया जाता है, फिर उसमें कीप में लगा दिया जाता है। चित्र 5.10, इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते हैं तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। तो फिल्टर पत्र पर ही रह जाएंगे जो हमारे पास मिश्रण के कण होंगे, और जो बारीक जो हमारे पास पानी होगा वो नीचे बीकर में निकल जाएगा या गिलास में निकल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ से साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनके बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। तो निस्यंदन विधि जो होती है उसका उपयोग घरों में पनीर बनाने के लिए भी किया जाता है।
आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, जिससे कि पनीर के ठोस कण तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। देखो पनीर जो होता है उसमें क्या होता है, ठोस कण जो होते हैं, ठोस कण तथा द्रव कणों का हमें क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है नींबू का रस डालने से। आगे देखते हैं, पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। तो पनीर का ये मिश्रण होता है, इस मिश्रण से क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, किससे, कपड़े से, और हमारे पास जो छन्नी होती है उससे फिल्टर कर लेते हैं। आगे देखते हैं, अब देखो हमारे पास एक नई विधि है, वाष्पन विधि। क्रियाकलाप 6 से स्टार्ट करते हैं। बीकर में कुछ जल भर लीजिए, जल को उबालने जल को उबलने दीजिए। यदि आप निरंतर गर्म करते तो क्या संपूर्ण जल वाष्प में बदल जाएगा या भाप में बदल जाता है। तो देखो अब हमें क्या करना है कि हमें एक बीकर लेना है, इस तरह से बीकर हमारे पास है। अब इस बीकर में जो है, इस बीकर को गर्म करना है, इसमें जल लेना है, उसको गर्म करना है। तो जब आप गर्म करोगे तो ये क्या है, संपूर्ण जल वाष्प में बदल जाएगा। अगर आप निरंतर गर्म कर जाओगे बिल्कुल बदल जाएगा और वाष्प के रूप में उड़कर क्या हमारे पास एनवायरमेंट है उसमें चला जाएगा। आगे देखते हैं, चलो यहाँ से देखते हैं। जल वाष्प में बदल जाता है तथा अदृश्य हो जाता है, जल वाष्प में बदल जाएगा, अदृश्य हो जाएगा, मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, अब दूसरे बीकर के जल में 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह हिलाइए। अब दूसरे बीकर, हमारे पास एक बीकर लेना है, उसमें नमक डालना है और उसमें जल भी है, जल में 2 चम्मच नमक डालना है और उसको अच्छी तरह हिलाना है। फिर देखते हैं क्या होता है। क्या आप जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जल जो जो हमारे पास नमक होता है उसमें वो कलरलेस होता है और वह जल में घुलनशील होता है, तो इसमें कोई भी रंग 2 चम्मच से तो बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा अगर आपने नमक की डाली है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा वो वाइट रंग जो थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो या अलग सा महसूस हो बहुत ज़्यादा नमक डालने के बाद में। लेकिन अगर 2 चम्मच डाली जाए एक गिलास में तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ से देखो, विडोलित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? तो विडोलित करने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नमक नहीं दिखेगा। जब जल में 2 चम्मच डाली जाती है तो नमक थोड़ी देर के लिए नमक हो सकता है, थोड़ा सा नमक तो घुल ही जाएगा और थोड़ा सा नीचे तली में बैठ जाएगा और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आप उसको विडोलित करेंगे तो विडोलित करने के बाद में नमक जो होगा, कोई भी नमक नहीं दिखेगा, क्योंकि नमक जो होता है वो जल में घुलनशील होता है और पूरी तरह से नमक घुल जाएगा। आगे देखते हैं, नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। अब नमक जो घुलनशील हो गया है उसको, उससे भरे हुए जल का, हमारे पास जल है बीकर में, उसको क्या करना है, हमें गर्म करना है। आगे देखते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। जल को उबलकर उड़ने दीजिए, बीकर में क्या बचता है। तो जल को उबलकर हमें उड़ने देना है और बीकर में क्या बचेगा, तो बीकर में जो होगा नमक नमक बच जाएगा और नमक बचने के बाद जो है हमारे पास ये जो पानी होगा, पानी क्या होगा, वाष्प के रूप में एनवायरमेंट में चला जाएगा और जो नमक होगा वो तली में बैठ जाएगा या हमारे पास जो गिलास है उस गिलास में बच जाएगा। तो आगे देखते हैं फिर क्या होगा, यहाँ से पढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। तो ये विधि जो कहलाएगी वो वाष्पन कहलाएगी, मतलब जल को वाष्प के रूप में गर्म करके वाष्प के रूप में परिवर्तन करना वाष्पन की विधि कहलाती है। इसके द्वारा अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अगर नमक जो है वो क्या होता है, वाष्पित नहीं होता है या वाष्पीकरण विधि द्वारा वो एनवायरमेंट में नहीं जाता है, तो गर्म करने पर वो एनवायरमेंट में नहीं जाएगा, यानी कि हमारे पास पर्यावरण जो है चारों पर इसका जो चारों तरफ का जो आवरण है उसमें नमक जो है वो नहीं जाएगा, जबकि पानी जो है वहाँ पर चला जाएगा। तो पानी तो चला जाएगा लेकिन नमक नहीं जाएगा, तो नमक जो है गिलास में बच जाएगा और पानी जो वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर हमारा जो एनवायरमेंट है उसमें चला जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है, जहाँ पर भी जल होता है वहाँ पर वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। देखो वाष्पन की प्रक्रिया कैसे होगी, जैसे मान लो कि कोई भी तालाब है, समुद्र है, उसमें जल है, यहाँ पे नदी है, कुछ भी है, तो हमारे पास जो सूर्य होता है, सूर्य किरणें इस पर पड़ेगी, तो यहाँ से जल होगा वो गर्म होकर क्या होगा, एनवायरमेंट में जाएगा और बादलों के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा, तो बादल बन जाएंगे। तो इस तरह की जो विधि होती है ये निरंतर चलती रहती है। वाष्पन की प्रक्रिया जो हमारे एनवायरमेंट में निरंतर चलती हुई रहती है। आगे देखते हैं, आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो नमक कहाँ से आता है उस पर विचार करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, समुद्र जो होता है, समुद्र होता है, समुद्र में बहुत सारे लवणीय कण होते हैं। लवणीय कण को जब हम गर्म करते हैं तो वहाँ से एक साधारण नमक प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो लवणीय कण होते हैं उसमें से एक साधारण नमक भी होता है, तो हमें इस तरह से साधारण नमक प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से गर्म होकर
वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण को शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तो जब भी हमारे पास समुद्र का जल होता है उसको एक गड्ढे में भर दिया जाता है। अब गड्ढे में भरने के बाद धीरे धीरे जो है ये गड्ढे का पानी तो क्या हुआ वाष्प में बदल जाएगा और ये नमक जो है नीचे रह जाएगा, और ये नमक नीचे बचने के बाद उसको एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रम द्वारा हम साधारण नमक प्राप्त कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखो चित्र में दिखाया गया, चित्र में समुद्र जल से प्राप्त नमक, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना ये दिखाया गया है। तो चित्र में देखो यहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बना दिए गए हैं, यहाँ पे देखो छोटे छोटे गड्ढे बना दिए गए हैं। ये समुद्र का पानी है, समुद्र के पानी को इन गड्ढों में भर दिया गया है। अब इन गड्ढों में से क्या होगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये वाष्पन द्वारा ऊपर निकल जाएंगे। यहाँ पे पानी तो ऊपर चला जाएगा एनवायरमेंट में, यानी कि बादल के रूप में बन जाएगा, और ये जो हमारे पास नमक है वो इसमें अशुद्ध नमक प्राप्त हो जाएगा। अब साधारण नमक को प्राप्त करने के लिए हमें जो नमक प्राप्त हुआ है, अब उस नमक को फैक्ट्रियों में लेके जाना पड़ेगा। फैक्ट्रियों में जब हम लेके जाएंगे तो वहाँ पर लेकर जाने के बाद इनको क्या होता है, एक विधि होती है, इस विधि द्वारा इनको पृथक किया जाता है, अशुद्धियाँ जो होती है उसको अलग निकाला जाता है, और जो साधारण नमक होता है वो साधारण नमक हमें प्राप्त हो जाता है। चलो ये तो हो गया वाष्पन की प्रक्रिया। अब पृथक्करण, अब आगे देखो, आगे ये टॉपिक चलेगा अपने पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग, मतलब पृथक्करण करने के लिए कोई एक विधि से अधिक विधि का उपयोग। ये साधारणतः हमें एक एक विधि यहाँ देखी थी, लेकिन अब जो है हम लोग एक से अधिक विधियों, एक ही चीज़ को पृथक करने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने रनवे क्लास को सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कॉमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड नाइट, बाय, सी यू सून।